हेलो स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन हम कहें, क्योंकि हम रिस्पायरेशन जानते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था। रिस्पायरेशन में अगर हम बात करें सेलुलर रिस्पायरेशन की, तो सेलुलर रिस्पायरेशन स्टूडेंट दो टाइप्स का होता है। एक जो होता है एरोबिक और सेकेंड जो होता है एनएरोबिक। एरोबिक और एनएरोबिक दो होते हैं। एरोबिक का मतलब होता है विथ एयर, यानी वो रिस्पायरेशंस, यानी वो सेलुलर रिस्पायरेशंस जिसमें एयर की आवश्यकता पड़ती है और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है फूड से। ऐसे रिस्पायरेशन को हम कौन सा रिस्पायरेशन कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशंस कहते हैं। इस टाइप के जो रिस्पायरेशंस हैं ये मुख्य रूप से प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं और अदर मैमल्स हैं, जैसे काऊ, बफेलो, ये सब, इनमें भी इस टाइप का रिस्पायरेशन पाया जाता है। जब रिस्पायरेशन करते हैं तो उस समय हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं ब्रीदिंग। एक वीडियो हम बनाएंगे ब्रीदिंग पर ही। तो ब्रीदिंग में हम एयर को इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, और हम एयर को एक्सहेल करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी रिलीज करते हैं। यानी ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन रिच एयर को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब हम एयर को आउटसाइड से, ऑक्सीजन रिच एयर को आउटसाइड से इनसाइड द लंग इनटेक करते हैं ब्रीदिंग में, वो भी ब्रीदिंग में इंस्पायरेशंस को। फिर नेक्स्ट, अब ये जो एयर है ये सेल के पास पहुंचता है और फिर सेल के अंदर इंटर करता है। सेल के अंदर फूड प्रेजेंट है, यानी ग्लूकोज, जिसको ये ब्रेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ये सब किसके हेल्प से हो रहा है? तो ऑक्सीजन की हेल्प से। अब जो ब्रेकिंग हो रही है फूड मटेरियल का, उससे एनर्जी निकल रहा है और उस एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं बॉडी के डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करने के लिए। साथ ही साथ ये जो एरोबिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, इवन जानवरों में भी होते हैं। इससे जो एनर्जी निकलती है उसका यूज करते हैं हम ग्रोइंग करते हैं। इस प्रोसेस को हम कुछ इक्वेशन से भी इंडिकेट करते हैं। जैसे इक्वेशंस है आपका, एक मिनट स्टूडेंट, इक्वेशंस भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ, ये रहा इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे इंडिकेट करते हैं?
कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिसके फलस्वरूप एनर्जी निकलती है। और ये प्रोसेस कब हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। इसलिए एरोबिक रिस्पायरेशन का ये इक्वेशन है, इक्वेशन के माध्यम से समझाया गया। अब आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं स्टूडेंट कि वाकई में फिगर के माध्यम से होता क्या। तो स्टूडेंट हम देखें तो जब फूड सेल के अंदर चला जाता है, सेल के अंदर, तो वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, जिसके फलस्वरूप 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये पायरुविक एसिड कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चला गया स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और वहाँ पर ये इंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। किस में इंटर किया? क्रेब्स साइकिल में, जहाँ पर ये पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और कुछ एसिमिलेटरी पावर, केमिकल एनर्जी बनती है। वह केमिकल एनर्जी चली जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुँचती है तो वहाँ पर ये केमिकल एनर्जी से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होते हैं। तो ये किस में होता है? ये होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में। इसी को हम शॉर्टली इसे इक्वेशन से समझा दिए हैं कि वाकई में होता क्या है इस रिस्पायरेशन में। तो ये इक्वेशन से यही दिखा रहा है कि क्या होता है रिस्पायरेशन में। एक मिनट, ये जितना अभी हमने आपको दिखाया स्टूडेंट, उसे इस इक्वेशन के एक छोटे से इक्वेशन में इंडिकेट कर दिया गया है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाई, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये 2 स्टेप्स प्रोसेस है। अगला स्टेप्स प्रोसेस ये है एनारोबिक रिस्पायरेशंस। अब हम जानते हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशंस में क्या होता है। एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट एयर, और इसलिए इस टाइप के रिस्पायरेशंस में, सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की यूज नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन का यूज भी नहीं होता है, और एनर्जी का फॉर्मेशन भी नहीं होता। कभी कभी ऑर्गेनिज्म जो है इतना इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन उनके आसपास नहीं होता है कि वो रिस्पायर कर सकें, लेकिन उनको एनर्जी की ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए। उस कंडीशन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कंडीशंस में, उनमें ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला रिस्पायरेशन यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक, अब एनारोबिक रिस्पायरेशन में स्टूडेंट होता क्या है? तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल होता है। जैसे अगर हम कहें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल में होता क्या है कि ये लोअर प्लांट में होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया वगैरह में एनारोबिक रिस्पायरेशन यूजुअली देखने को मिलता है, और ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज से जो है ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, या लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटता है, और इसके फलस्वरूप जो थोड़ा बहुत एनर्जी निकलती है उसी को यूज़ करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लोअर प्लांट हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिखाया गया है, ये दिखाया गया है प्लांट के अंदर। किसके अंदर का है ये? प्लांट के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो ग्लूकोज प्लांट यानी ईस्ट मान लिया जाए, ईस्ट एक फंगी है, उसके अंदर जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूट जाती हैं। सेकेंड इक्वेशन दिखा रहा है एनिमल के अंदर। एनिमल के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन कैसे होता है? तो इसमें जब ग्लूकोज एनिमल के अंदर टूटता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। आइए फिगर के हेल्प से देखने का प्रयास करते हैं कि वाकई में होता क्या है
एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है। चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों में ग्लाइकोलिसिस कॉमन स्टेप्स है। अब होता क्या है स्टूडेंट, पहले हुआ ग्लाइकोलिसिस जिसमें 6 कार्बन का जो कंपाउंड ग्लूकोज है वो टूट जाता है 3 कार्बन का 2 कंपाउंड में। एक ये रहा एक 3 कार्बन का कंपाउंड और एक दूसरा ये 3 कार्बन का कंपाउंड पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर ये साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फिर ये इंटर करता है अगला प्रोसेस में जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशंस में इस पायरुविक एसिड से या तो लैक्टिक एसिड बन जाता है या फिर इस पायरुविक एसिड से एथेनॉल बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि ये रिस्पायरेशन प्लांट में हो रहा है कि एनिमल में हो रहा है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट ये रिस्पायरेशन जो है एनिमल्स में हो रहा है, उस कंडीशंस में ये जो पायरुविक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड्स में। लेकिन अगर कंडीशंस एनिमल में होगा, प्लांट में होगा, तो ये पायरुविक एसिड्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल्स में। दूसरी बात, जब प्लांट के अंदर होगा तो ये जो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एथेनॉल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब एनिमल में होगा या और ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में, तो उस समय कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। हाँ, इस प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है जो रिसाइकिल्स होते रहते हैं, फिर बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं ये प्रोसेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत से स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और कमेंट करें, अगर कोई डाउट हो, कोई आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में उससे कमेंट करें। वीडियो कैसा है भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट आज की वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक्स वेरी मच।